अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। अब्दुल्ला नुमा के साथ आज मूड कुछ ज़्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि जो मौसम होता है उसका असर आपके दिल के मौसम पर भी पड़ता है। इसलिए आप क्या कर रहे हैं वो भी आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। सबसे पहले तो होपफुली आप हमें देख पा रहे हो और आपके घर में बिजली दस्तयाब हो या ऑनलाइन वगैरह। आपको पता है देयर आर सो मेनी वेज जहां, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप हमें लिखते हैं और आप हमें बताते हैं कि आपने कहां कहां हमें देखा। सो बड़े सोर्सेज हैं, आप हमें मिस नहीं करेंगे। लेकिन लेट अस टॉक अबाउट द वेदर वंस अगेन। अभी हमारे सिस्टम से इतनी अच्छी जो बारिश है ना वो अभी निकली नहीं है। और वैसे कहा तो आपको पता ना जा रहा है कि इस हफ्ते कराची वालों के लिए कि इस हफ्ते जैसे बारिश का वो सिलसिला चलेगा। आपको बता दें कि मगरिब से आने वाला बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची में अपना असर दिखा रहा है। जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात से गरज चमक के साथ, वाओ डिड यू सी दैट, आई जस्ट सॉ दैट, गरज चमक के साथ बारिश जारी है। और शारा फैसल पर, बलोच कॉलोनी, ड्रिग रोड, यूनिवर्सिटी रोड के मुख्तलिफ मकामात, स्टेडियम रोड, एम.ए. जिन्ना रोड, जमशेद रोड, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद समेत शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर बारिश का पानी जमा है। अब तक पानी निकालने का काम शुरू नहीं हो सका है। सैडली KMC का अमला कहीं नजर नहीं आ रहा है। बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी गायब रही। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मुतासरा इलाकों में बिजली जल्द बहाल कर दी जाएगी। अमला मसरूफ है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश हुई है। सिंध की बात करें तो नवाबशाह, कंबर शहदाद कोट, लाड़काना और गिरदोनवाह के इलाकों में तेज बारिश हुई है। बलोचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी में मूसलाधार बारिश हुई है विच इज ग्रेट। आज़ाद कश्मीर, अठमकाम और गिरदोनवाह में शदीद बारिश के बाद बर्फबारी भी जारी है। उधर नॉर्दर्न एरियाज की हम मजीद डिटेल दें आपको तो सवात के बालाई इलाकों का आलाम, मालम जब्बा और दीगर पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। मरी में भी बारिश और बर्फबारी की इत्तलात मौसूल हो रही थी। और कराची में बाज लोगों ने तो कुछ ओले भी एक्सपीरियंस कर लिए हैं। मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ बर्फ देख के ओले तो नहीं कुछ ओले देखने का, लेकिन फेसबुक पे मैंने कुछ पोस्ट्स देखी थी कि इट्स वन ऑफ द रेयरेस्ट साइट्स इन कराची के हाथ पे लोग ओले लिए जो हम लाहौर में तस्वीरें खींचते थे ना। श्योर के हो रहे होंगे या एमी फ्रिज से निकाल। मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं शायद पड़ गए हो 2-4, लेकिन अगर 2-4 भी पड़ गए तो बड़ी बात है। अच्छा जी, मगरिब से आने वाला बारिश बरसाने वाला ये सिस्टम कराची में अपना असर दिखा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात से गरज चमक के साथ बारिश जारी है। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर इस वक्त भी पानी जमा है। अच्छा, कौन है हमारे साथ जी, हमें बताया जाए ताकि हम ओके जी, उनीबा ज़मीर हमारे साथ हैं। शी इज गोइंग टू टेल अस कि क्या हो रहा है कराची में और आफ्टर द रेन क्या इफेक्ट्स हैं। ओवर टू यू। जी हाँ, कल रात जो कराची में बारिश हुई, काफ़ी अरसे के बाद लोगों ने गरज चमक के साथ बारिश कराची में देखी। कहा जाए कि ये 2019 का जो ईरान से बारिश बरसाने वाला सिस्टम आया था, ये 2019 का स्ट्रॉन्ग सिस्टम था तो गलत नहीं होगा। बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई, रात गए बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ जारी रहा। कल जो कराची में सबसे ज़्यादा बारिश लाहडी के इलाके में 31 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा गुलिस्तान जौहर में बताया जा रहा है कि 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट के इलाके में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ईरान से जो बारिश बरसाने वाला सिस्टम आया था वो अब आगे की जानिब बढ़ चुका है। कराची में मज़ीद बारिश का इम्कान नहीं, लेकिन हाँ बादल इस वक्त भी मौजूद है। सूरज निकल आया लेकिन हाँ बादल मौजूद है, बूंदाबांदी हो सकती है। बारिश के बाद हम महसूस कर रहे हैं कि कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। आज कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा शुमाल मशरकी इलाकों से हवाएं चल रही हैं। तकरीबन 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब भी ज़्यादा है। मौसम बहुत अच्छा है। बारिश के बाद हर चीज़ निखरी निखरी सी नज़र आ रही है। पौधे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। भाई जितनी कोई ग्रीनरी रह गई है कराची में वो सर्टनली बहुत अच्छी लग रही है। हर चीज एक्चुअली निखरी है। लेकिन धुल तो गई है ना, एटलीस्ट धुल गई है। और सैडली मैं कल ये बात कर रहा था बेगम से कि भाई क्या ही होता कि अगर सैटरडे की रात को ये मौसम हो जाता तो फिर संडे का दिन क्या सुहाना गुजरता। लेकिन इट्स ऑल राइट, मंडे है आपके साथ, हमने दिन की शुरुआत करनी होती है तो फिर ये भी ठीक ही है, ये भी उतना ही इंजॉयबल होता है। आपको पता है हमारे लिए तो आई होप कि आपके लिए भी होता है और आप हमें लिख के बताते भी रहते हैं। लेकिन ओवर द वीकेंड जो है ना बड़े स्पिरिट्स डैम्पन रहे और टेलीविजन एक हद तक तो देखा, उसके बाद जब भी देखते थे दिल बर्दाश्ता सी फीलिंग आती थी, दुख होता था, ट्रॉमा होता था, अफसोस होता था। उसके बाद अपने वालिदैन को देखते थे, अपने बच्चों को देखते थे, अपने नेफ्यू नीसेस को देखते थे तो और ज़्यादा दुख होता था कि खुदा ताला किसी बच्चे के साथ ये सब कुछ ना हो जैसा कि साहिवाल में बच्चों के साथ हुआ। बिल्कुल आपने सही दुआ के साथ ही ये बात स्टार्ट की है। नकीबुल्ला का कत्ल हो, मकसूद हो, अमल हो, सानिया मॉडल टाउन हो या अब दिल दहला देने वाला साहिवाल का वाकया, कराची ता खैबर पुलिस बेलगाम नजर आती है और कोई पूछने देखने वाला नहीं। किरदार बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन हालात व वाक़यात
वैसे ही रहते हैं। आज भी वही सूरत हाल है जो बरसों पहले और उससे पहले थी। वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद हैं, फयाजुल हसन चौहान साहब पंजाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, हमने अभी एक रिपोर्ट भी दिखाई है कि वीकेंड पे साहिवाल में क्या हुआ है। बहुत से सवाल हैं, मतलब जिन जिन सवालों के हम जवाब मांगे और सवाल मिल जाते हैं। आप हमें ये बताइएगा कि CTD के बदलते बयानात से ऑब्वियसली मामले को इंतहाई मशकूक बना दिए। पहले एक बात करते हैं, फिर दूसरी बात करते हैं। क्या हुकूमत का इरादा है कि CTD के हुकाम से बराह रास्त जवाब लिया जाए कि ये हो क्या रहा है, इधर एक्चुअली असल में क्या हुआ? कार्रवाई के हवाले से भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई कि गाड़ी पे कुछ काले शीशे चढ़े हुए थे और जिसकी वजह से औरतों और बच्चों के हवाले से आइडेंटिफिकेशन ना हो सकी। लेकिन फिर भी CTD के केस को हम तस्लीम करने को तैयार है हुकूमत। इमरान खान साहब ने और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने GIT बनाई है। वो GIT 3 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन करके वो पूरी जनाब फैक्ट एंड फिगर सामने रखेगी। और जिस अंदाज से ये पूरे का पूरा वक़ुआ हुआ है उसमें बिल्कुल हर बंदे की ये राय है कि बच्चों के होते हुए, ख़वातीन के होते हुए ये एनकाउंटर जो है वो किसी और अंदाज से होना चाहिए था। जो सारी दुनिया जानती है कि पहले आप जनाब टायरों को बस्ट करते हैं, फिर आप उसको गाड़ी को हिट करके उसको रोकने की कोशिश करते हैं, फिर उसको घेरते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आप किसी तरीके से जो है वो सारा मामला करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब GIT रिपोर्ट आएगी और GIT रिपोर्ट के बाद जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे उसकी जो है वो फैसले किए जाएंगे। ये बता दें फयाज चौहान साहब के साहिवाल में जो कुछ हुआ है इसकी तफ्तीश ज़ाहिर होगी। आपने GIT रिपोर्ट का भी तस्करा कर दिया और रिवायत यही है कि तफ्तीश लंबी चलती है, फिर GIT रिपोर्ट पर आज तक तो एक्शन नहीं देखा हमने। क्या हुकूमत पंजाब यकीन दहानी कराती है कि इस बार जो होगा वो जल्द होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग नहीं रहा। अगर मुबैना कोई दहशतगर्द था भी मौजूद तो वो 13 साल की बच्ची तो दहशतगर्द नहीं थी कम से कम। अच्छा, एक चीज़ आप अपने जहन में रख लें, इंशाल्लाह ना तो सान है मॉडल टाउन की तरह और ना इससे पहले की जो है ना इस किस्म के इश्यूज़ और इवेंट के ऊपर जो GITs बनती हैं और उनकी रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट आते आते भी अरसा लग जाता है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी रास्ते में रुकावट खड़ी होती है। इंशाल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में और उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में ये रवायत कम अज़ कम हम कायम नहीं करेंगे। जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर मन्नो अन जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जो मुतासरीन हैं उनकी दादरसी की जाएगी और फैक्ट है वो आवाम के सामने रखे जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका फयाज चौहान साहब। मुतासरीन की दादरसी तो टू बी ऑनेस्ट अब हो नहीं सकती, क्योंकि जिससे आपने उसके माँ बाप छीन लिए उसकी दादरसी कैसे हो सकती है, या जिससे जिसकी औलाद छिन जाती है उसकी दादरसी कैसे हो सकती है, चाहे अमल हो, चाहे बच्चे हों, चाहे नकीबुल्लाह की 2 मासूम बेटियां हों। ये जो दादरसी के बयानात हैं ना, मेरा ख्याल है कि ये नहीं देने चाहिए। और दूसरी बात ये, और मुझे तो अभी तक ये बात नहीं समझ आ रही, आई एम सॉरी, लेकिन अगर आपने गाड़ी रोक ही दी थी और चौहान साहब का ये कहना था कि गाड़ी पे काले वो पर्दे लगे हुए थे, नजर नहीं आ रहा था कि अंदर पूरी फैमिली बैठी हुई है, लेकिन गाड़ी तो रोकी थी। जब आप गाड़ी रोक लेते हैं तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि अंदर कौन है कौन नहीं है। और अगर जो इंसान, जो बंदा था ज़ीशान जिसका नाम है, जिसके सारे बच्चे थे, जिसकी ये सारी फैमिली जा रही थी, अगर वो वाकई पुलिस को तलब था, उसी को सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, उनके साथ जो एक और भी जो जिसको पकड़ना था, एक्चुअली मुझे नाम नहीं इस वक्त याद आ रहा, तो आप उसको साइड पे ले जाते, आप उसको पकड़ लेते, आपने जो तफ्तीश करनी थी करते, मारना भी था मारते, व्हाटएवर हैड टू बी डन। द होल फैमिली, उनको विटनेस करने की ये ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। और उसके बाद अब्दुल्ला ये भी किया कि बाकी लाशों को ले गए और फिर जो 3 बच्चे बच गए थे उनको एक पेट्रोल स्टेशन पे छोड़ दिया और फिर याद आया कि नहीं उनको तो साथ लेके आना, तो फिर वापस आए। बहुत सी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए। सियासत भी की जा रही है। बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मॉडल टाउन से आने का तस्करा करते हैं कि सोशल मीडिया भी भरा पड़ा था, मॉडल टाउन से आने की याद दिला रहे थे तमाम PTI सपोर्टर्स। तो जरा साबिक वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह से बात कर लेते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब, साहिवाल में जो कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक है। कहा जा रहा है कि मॉडल टाउन वाक़े के जिम्मेदारों को अगर सज़ा मिली होती तो पुलिस की ऐसी हरकत करने की जुर्रत फिर होती ना। आप इत्तेफाक करेंगे? जहाँ तक मॉडल टाउन के वाक़े का तल्लक है तो वहाँ पे पुलिस और पैट के वर्कर्स के दरमियान जो है वो क्लैश हुआ था
वहाँ पे मॉब एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो प्रोफेशनल तरीके से हैंडल नहीं किया गया और एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स हुआ। अगर बात को उसी हद तक रखा जाता तो उसकी इंक्वायरी भी और उसका जो है वो नेट रिजल्ट भी सामने आ जाता, लेकिन अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने उस वाक़े को सियासी रंग दिया, उसे जो है वो अपने लॉन्ग मार्च के लिए इस्तेमाल किया और उसे हुकूमत गिराने और अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ जो है एक एजेंडे के तौर पे जो है वो उसको इस्तेमाल किया। इसलिए वो मामला जो है वो फिर सही तौर पे जो है वो डिसाइड नहीं हो सका। उसके डिसाइड ना होने में कसूर जो है वो इमरान खान साहब का और अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब और उनके पॉलिटिकल एजेंडे का है। अच्छा राना साहब, आपने ये तो बता दिया है, लेकिन बात यह है कि पंजाब पुलिस की ट्रेनिंग और तरीक़ेकार में जितनी भी खराबियां हैं उनमें मुस्लिम लीग नून की साबका हुकूमतों की भी जिम्मेदारी तो बिल्कुल बनती है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इस बात में अपना कसूर मानेंगे? देखिए, हम तो इससे पहले भी कहते रहे हैं और आज भी ये कहते हैं कि किसी भी फर्द की जो है वो इनएफिशिएंसी या उसकी गलती जो है वो उसके ऊपर आप पूरे अदारे को जो है वो कसूरवार नहीं ठहरा सकते। पुलिस के 2, 4 या 10 अफराद की गलती जो है वो पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर मुहित नहीं हो सकती। लेकिन ये बयानिया था इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब ये कहते थे कि जी ये गुल्लू भट्ट फोर्स है, ये मियां साहबान की जाती फोर्स है। वो इस किस्म के वाकयात के बाद कहा करते थे कि हुक्मरानों को जवाबदेह होना चाहिए और हुक्मरानों को जो है वो इस्तीफा देना चाहिए और डूब मरना चाहिए। अब पूरी कौम इंतजार कर रही है कि इमरान खान साहब कब डूब के मरते। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे और फिर हम ये इस प्लेटफॉर्म से गुजारिश करेंगे कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं इनको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इनको पोलिटिसाइज नहीं करने चाहिए बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव और इस पर सबको मिल बैठ कर सोचना चाहिए कि इस सिस्टम में कहाँ खराबी है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। और जब साबका ऑब्वियसली वज़ीर कानून की हम बात कर रहे थे, उन्हीं से बात कर रहे थे, जब बिल्कुल पास्ट में चीज़ चली गई हो तो कोई ऑनेस्टी, कोई पर्सपेक्टिव, कोई ट्रूथ ज़रूर होना चाहिए। हर किसी को अपने आप को बचाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ हो गई है, सामने पड़ी है, Why do the blame game? मतलब आप देखें कि क्या हो रहा है। आंखें बंद करके जब तक बैठे रहेंगे और बयानबाजियां चलती रहेंगी कुछ ठीक नहीं हो सकता। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, राजा बशारत साहब की हम बात भी कर रहे थे, इससे पहले हमने उनकी गुफ्तगू भी सुनाई और आपकी गालिबन उनसे मुलाकात भी हुई है। वो क्या कह रहे हैं? उनका मौक़िफ़ जो इनिशियली था उसी पे वो कायम है या कुछ तब्दीली आई है? क्योंकि CTD के तो मुख्तलिफ बदलते मौक़िफ़ हमने देखे हैं इस वाक़े वो बिलीवेबल नहीं है। देखिए, जो अभी चौहान साहब ने बात की और जो गवर्नमेंट ने राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तो साफ नज़र आ रहा है कि ये भी CTD को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अजीब बात की अभी फयाज चौहान साहब ने कि उन्होंने कहा कि जी वो काले शीशे थे तो इसमें नज़र नहीं आया। जनाब, पुलिस वालों ने पहले 3 बच्चों को पिछला दरवाज़ा खोल के उतारा है। ट्रू। क्या उन्हें उस वक्त नज़र नहीं आया पीछे 13 साल की बच्ची बैठी हुई है? बेशक। ये झूठ बोल रहे सारे, ये डिफेंड कर रहे हैं सब लोगों को, मतलब उसको उनको नज़र नहीं आया। और दूसरा आप देखें कि एक और एविडेंस, सबसे पहले पुलिस ने गोली चलाई और जब पुलिस ने गोली चलाई है तो जब बच्चे उतारे गए हैं तो उस बच्चे की टांग में गोली लग चुकी थी, उमैर की टांग में उसकी एक गोली आर पार हो चुकी थी। जब 3 बच्चे उतारे हैं तो पहले भी ये गोली चला चुके हैं। और दूसरी बात तो टेक्निकल देखें, ये कहते हैं कि कार से उतर के एक शख्स ने गोली चलाई, वो एक उसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई। वो कितना माहिर है कि गोली चलाई, कार में बैठा, फिर बेल्ट भी लगा ली और पुलिस फायर करती जा रही है और बचता चला जा रहा है वो। और सारे ये तमाम लोग पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बयान पे हैरानी भी हुई है। वो कहते हैं कि CTD ने बहुत काम किए, लेकिन इस पर सदमा है। वो मानते हैं बहुत काम किए, जिन पुलिस वालों ने काम किए उनको सलाम है, जो शहीद हुए उनको सलाम है, उनके ख़ानदान को सलाम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप निहत्ते शहर पे गोली चलानी शुरू कर दें। जो लोग पुलिस में भर्ती होते हैं उन्हें पता है कि हमने जराइम पेशा अफराद से लड़ना है। जो लोग फौज में भर्ती होते हैं उन्हें पता है हमने सरहद पर लड़ना है दुश्मनों से। उसमें हम शहीद हैं या गाजी हैं, पुलिस का भी यही काम है। रईस साहब, बिल्कुल यू आर वेरी राइट और हमारे भी बिल्कुल यही सेंटिमेंट्स और ये सवाल हमारे दिमाग में भी आ रहे हैं कि ये हुआ क्या है, किस तरह हुआ है। लेकिन आप ये बताएं कि नाउ नेक्स्ट क्या होना है? JIT आप बना लें, आप अगर CTD ही इन्वॉल्व हो इस चीज़ में, अगर पुलिस ही इन्वॉल्व हो, अगर लवाहिकीन को एक प्रोटेस्ट करना पड़े रजिस्टर कराने के लिए, तो फिर आप किससे एक्सपेक्ट करेंगे कि आके इंसाफ मिलेगा या फिर सच्चाई बाहर आएगी?
देखिए कोई कुछ इंसाफ नहीं मिलेगा। अभी जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें 16 एहलकार लिख दिए गए, उसमें कौन है, नामजद क्यों नहीं किए गए, अफसरान नामजद क्यों नहीं किए गए, अभी गोंगलों से मिट्टी झाड़ दी गई है। जेआईटी ने क्या करना है? आपको सबसे बड़ा एविडेंस ये देते हैं कि जो ये मुकाबला हुआ 3 घंटे बाद एक सीटीडी से हैंड आउट जारी हुआ और एक आईजी ऑफिस की मंजूरी, आईजी अमजद सलीमी की मंजूरी से हैंड आउट जारी हुआ, जिसमें कहा 4 टेररिस्ट मार दिए गए, जिसमें 2 औरतें शामिल हैं, जिसमें बेचारी 13 साल की बच्ची भी शामिल थी। तो जब आईजी ऑफिस ये डिक्लेयर कर रहा है, आईजी पंजाब ये डिक्लेयर कर रहा है कि 4 टेररिस्ट थे, तो उन्हीं के जो मातहत एडिशनल आईजी है उसकी सरबराही में आपने जेआईटी बना दी। वो आप किस तरह इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं कि जो आईजी ऑफिस खुद डिक्लेयर कर रहा है कि 4 टेररिस्ट मारे गए हैं, तो उनकी सरबराही में किस तरह? अच्छा, ये भी लिखा कि हैंड आउट में क्या 7 अदारे के अफसर साथ थे। मुख्तसरन अगर रईस साहब अब बता सकें, सच्चाई का ना यहाँ बड़ा फुकदान नजर आ रहा है, हर कोई को मुख्तलिफ बात करता है। फयाज चौहान साहब वजीर इत्तलात, उन्हें ये नहीं पता था कि गाड़ी में से पहले बच्चों को उतारा है, तो पता नहीं लग सका, तो पता नहीं क्या करेंगे। जो सारे बयानात और सारे रिस्पॉन्सेज हम देखते हैं, सच्चाई का फुकदान कहीं नज़र आता है। ये बता दीजिएगा कि अब तक कहानी में जो सच है, जो फैक्ट्स हैं, वो क्या साबित हो सके हैं? देखिए, जो अब तक सामने जो एविडेंस नज़र आ रहे हैं, जो अब तक लोगों के बयानात सामने आए हैं, उसमें सच यही है कि ये इन्होंने बेगुनाह लोगों को मार दिया। ये हम ज़िशान के बारे में हम कुछ नहीं कहते कि तहकीकात बाद में बताएगी कि वो था या नहीं था, लेकिन जो अब तक एविडेंस सामने आ रहे हैं उसमें वो भी शामिल नज़र नहीं आ रहा। दूसरी, आपने पहले बात पूछी थी कि जो अब जेआईटी बनी है, कानून ये कहता है कि जब जेआईटी की रिपोर्ट आएगी तो इस पे हुकूमत माने या ना माने उसकी मर्ज़ी होती है। चलें, जेआईटी की रिपोर्ट मानेंगे वो, और जेआईटी की रिपोर्ट में 2-4 अफसरों को, और अफसर कौन होंगे? 2 कांस्टेबल, 1 ASI, 1 आधा इंस्पेक्टर, इनको तो सज़ा होगी। किसी को पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के जो ये दूध के धुले अफसरान बैठे कमरों में, जिन्होंने आईजी पंजाब ने गलत हैंड आउट जारी कर दिया, उसे सबको टेररिस्ट करार दे दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा, अदालतें जेआईटी की रिपोर्ट डिस्कस तो कर सकती हैं, उनकी रिपोर्ट पे सज़ा नहीं होती। अदालतों को पता भी हो किसने मारा है तो उनको एविडेंस और शहादतें चाहिए, और उनके लोग लवाकिन कह चुके हैं कि हमारे पास ना वकील कराने के पैसे हैं, ना हम केस लड़ सकते हैं। जब ये अदालतों में केस जाएगा, यही पुलिस वाले 10 गवाह भी पैदा करेंगे जो ये बताएंगे कि फायरिंग हुई और जवाबी फायरिंग हुई। यही पुलिस वाले वो जो बैग साथ लेकर गए हैं, उसमें से जो राजा बिशारत साहब ने कहा कि इतने बम निकल आए, इतने खुदकश जैकेट निकल आई और इतने, वो एविडेंस के तौर पे पेश कर देंगे। मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता चलूँ, जब ऐसा कोई बारूदी मवाद या इतला मिले, कभी पुलिस उसको कैरी करके नहीं ले जाती जब तक बम डिस्पोजल स्क्वाड वहाँ नहीं आता। वो मौके पे फैसला या डिफ्यूज़ करेगा या साथ लेके जाएगा, वो बताएगा। उन्होंने तो बगल में दबाया, वो सूटकेस बगल में दबाया, ले गए, बाद में ग्रेनेड भी निकला है उसमें से। उनके वो खुद कुछ जैकेटें थी जो वो बगल में दबा के घूम रहे थे, क्योंकि वो प्लांटेड होंगी। बहुत वही बारूदी मवाद खुद से जैकेट हो। जी 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 बिल्कुल, वो कोई नहीं उसे हाथ ही नहीं लगा सकता। जाहिर है माशाल्लाह हाथ लगाएंगे तो जान के लाले पड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और लगाना चाहिए भी नहीं, प्रोफेशनल तक कहते हैं कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहले आएगा, वो खुद कुछ जैकेट अगर थी तो वो डिफ्यूज करेगा, उसके बाद ही आप कैरी करेंगे। लेकिन ये तो सूटकेस हाथ में दबाया और चलते बने। फॉरगेट एवरीथिंग, द रियलाइजेशन कि ये सब कुछ हो गया है और इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, कभी कोई तफ्तीश नहीं होगी, रियलिटी ऑफ व्हाट हैपेंड एक्चुअली वो भी सामने नहीं आएगा। और इतना कितनी बार ऐसा हो चुका है, that reality is so shocking and so sad। दुनिया में कहीं ना कुछ होता है ना, 100 अगर ऐसे केसेस हों तो एटलीस्ट 80 के तो रिजल्ट निकले होंगे, तफ्तीश हुई होगी, पता चल गया होगा क्या होता है। इन पाकिस्तान यू विल नेवर नो। हमने कितने गिनवाए हैं शुरू में आपको केसेस जिनका आज तक पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, ये भी उसी तरह ही होगा। अच्छा, FIR देख लें, अब सिर्फ एहलकारों का लिखा गया है, किसी का नाम नहीं है। जाहिर है सबको पता होगा ना किसने कार्रवाई की है, कौन एहलकार उस दिन ड्यूटी पे गए थे, कौन थी वो लोग जो गाड़ी में मौजूद थे, कौन थे वो लोग जो पुलिस मोबाइल में मौजूद थे। सो यस, हमें दुख होता है, हम बिल्कुल आप और हम एक जैसे ही हैं। जिस तरह आप ड्राइंग रूम में बात करते हैं, हम या स्टूडियो में बैठ के आपसे बात कर लेते हैं। अफसोस ये होता है हमें कि इस बात का भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, परसों दोबारा कर लें, शायद उसके बाद एक दफ़ा और कर लें, लेकिन उसके बाद हमारे पास भी और खबरें होंगी आपको देने के लिए। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके वालिदैन हमेशा के लिए उनकी आंखों के सामने मार दिए गए, और फिर वो बच्चे बता भी रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या, एग्जैक्टली किस तरह हुआ। इतने भी वो बेचारे छोटे बच्चे नहीं हैं कि उनको याद भी ना हो या कंफ्यूज हो गए हैं, देव एक्चुअली सीन इट, लेकिन कौन उनको सुनेगा, कौन उनको मानेगा। अच्छा जी, अब आते हैं एक पॉलिटिकल खबर पे, और अपडेट तो आपको करना होता है। हमारे गेस्ट हमारा इंतजार करें। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ के अमार यासिर का इस्तीफा बता रहा है कि इत्तेहादी हुकूमत से नाराज है। पंजाब में तहरीक इंसाफ हुकूमत की बका का
मामला है। 18 जनवरी को मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखने वाले वजीर मादनियात जी बिल्कुल मिनरल्स के मिनिस्टर पंजाब अमार यासिर ने पार्टी क़यादत को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। अमार यासिर ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी वजारत और काम में बिला वजह रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और दबाव में काम करने का आदी नहीं, पूरी तरह काम नहीं कर पा रहा, इसलिए वजारत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और पंजाब में काफ लीग और PTI का इत्तेहाद एक के बाद एक आजमाइश से दो चार हो रहा है। सबसे पहले गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुताल्लिक वीडियो सामने आई थी और उसके बाद एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं। ये देखिए आप, क्या वीडियो थी। मगर इन्हें बहाल करना पड़ेगा। सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें। यार सर्वर में कंट्रोल मेहरबानी करें। आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसने ना चलने दें। ये वो वीडियो थी। और फिर गुज़िश्ता दिनों वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इत्तेहादी जमात में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बात कर दी। फवाद चौधरी के बयान के बाद चौधरी शुजात हुसैन और मोना सलाही ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। बाद में फवाद चौधरी को माजरत करना पड़ी। इस दफ़ा फिर फवाद चौधरी वज़ाहत कर रहे हैं। तमाम जमातों को ये हक हासिल है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को अपने पॉलिटिक्स करें और PMLQ या बाकी जमातों को भी यही हक हासिल है। इसी तरह PTI को भी यही हक हासिल है कि हमने अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको हम कोई एक जमात नहीं बन जाते जब आप अलाइंस करते हैं। लिहाजा उनके जो गिले शिकवे हैं उनमें कुछ में वज़न है, कुछ के ऊपर बातचीत की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला उनके जो तमाम मामलात हैं वो हम लेके आगे बढ़ेंगे और उसके मुताबिक जो है देखेंगे कि हमारे जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होंगे। सो इन अ नटशेल दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान 5 माह में छोटे मोटे इख्तलाफात तो होते रहे हैं, लेकिन अब एक सूबाई वजीर का इस्तीफा बता रहा है कि सब अच्छा नहीं है। इसी पे जरा बात कर लेते हैं। PTI रहनुमा एजाज चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब बताइएगा, अमार यासिर का इस्तीफा बता रहा है कि मुस्लिम लीग काफ ज़बानी कलामी नाराज़गी से आगे बढ़ गई है, आखिरी हद तक भी जा सकती है। अब तक क्या पता चल सका है काफ लीग को किस बात पर नाराज़गी है? ये कोई ऐसी काबिल ज़िक्र बात नहीं है। हम इसको रिज़ॉल्व करने की पूरी सलाहियत रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की मुलाकात जो है वो कारगर साबित होगी। अच्छा चौधरी साहब ये बता दें कि मुस्लिम लीग काफ का इरादा है कि अपनी शिकायत वज़ीर आज़म के पास लेकर जाएंगे। ये तो आपके इत्तेहादियों का आपकी हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर इजहार अदम इत्मीनान है, आपके लिए ये परेशानी की बात नहीं है? देखें, गुज़श्ता महीने में मुस्लिम लीग काफ की लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर से पहले भी मिल चुकी है। उनके साथ मिलने में कोई अमर माने नहीं है। जब चाहें जो इत्तेहादी जमातों के सरबराह या लीडर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं। अगर कोई ऐसी बात हुई कि जो प्राइम मिनिस्टर से मुतल्लिक होगी तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ वेलकम करेगी और प्राइम मिनिस्टर ख़ुद उनसे मिल लेंगे और जो भी कोई चीज़ फ़ैसला तलब है वो इंशाअल्लाह ताला कर ली जाएगी। इसमें कोई ऐसी तशवीश की बात नहीं है। अच्छा ये बताइएगा जहाँ साहब, क्या अगर मुस्लिम लीग काफ किसी भी तौर नहीं मानती और तहरीक इंसाफ से रास्ते जुदा करने का फैसला कर लेती है तो नंबर्स गेम के तहत आपकी हुकूमत भी नहीं बचेगी? क्या तहरीक इंसाफ एक बार फिर अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आपने अभी फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक तो हुकूमत जो है यानी अवामी मफाद में, मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जब चाहे वो बना सकती है। वैसे तो हम चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातों का मैंडेट का ख्याल रखा जाए और कोई ऐसी बात नहीं है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किसी सूरत में भी कोई खदशात या ख़तरात नहीं है। अलबत्ता सियासी जमातों को बिल्कुल हर वक्त बहुत शुक्रिया आपका ने क्लियर कर दिया कि अवामी मफाद में जब चाहें वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जा सकते हैं हुकूमत की तरफ से। क्या आप लोगों को सलमा मरवत याद है, जो रैली रेसर खातून जिनका हमने इंटरव्यू किया था, वो एक और रेस जीत गई हैं और ये रेस हुई थी हब रैली क्रॉस 2019 की ये रेस थी। गालिबन मेरा ख्याल है ये कल हुई है और उसमें औरतों की जो रेस थी उसमें सलमा जीती है। लेकिन पहले बता दें कि मर्दों में आसिफ इमाम जिन्होंने रास्ता 8 मिनट 33 सेकेंड में किया कवर और सलमा ने किया 9 मिनट 13 सेकंड्स में। आई एम ऑन सलमा's साइड। There's not much of a difference to be very honest, but this looks amazing वैसे। मतलब इतने घंटे का सफर तय करके 8 मिनट में फासला तय कर ले। I am so excited because हमने बड़ी ही एक्साइटिंग चीज बतानी है। मेरा ऑलमोस्ट दिल चाह रहा है मैं बता दूं। दिखा दें
मेरा ख्याल है बताने से बेहतर है कि दिखा दें, क्योंकि साथ साथ तैयारी भी चल रही है ना, वो भी एक एहतमाम होता है भाई। अब की नहीं, घंटों से तैयारी ये चल रही है। सरप्राइज है, चले सरप्राइज है। आप प्रोड्यूसर साहब इसरार कर रहे हैं तो फिर सरप्राइज ही रहने देते हैं, लेकिन आपने हिलना नहीं है। पर्टिकुलरली जो बच्चे, जो छोटे बच्चे और जो बड़े बच्चे और जो उनसे भी बड़े बच्चे हमें देख रहे हैं, सब लोग एंजॉय करने वाले हैं। और वैसे जो बड़े हैं ना, उनके बचपन की भी यादें ताज़ा होने वाली हैं। एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का हमने एहतमाम किया है। क्या होगी कुछ ही लम्हों में आपको मालूम हो जाएगा। जनाब, आज हमने दावत दी है थेस्पियन थिएटर्स वालों को, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। पिछले साल से इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, इस साल भी इनका ये सफ़र जारी है। और करते क्या हैं, कराची के फाफलंग एरियाज़ में जाते हैं, थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ में जाते हैं और दीगर इलाकों में भी जाते हैं। सर बताने तो देना, फिर हम उस पर भी आ जाएंगे, पेशावर पे भी। तो ये जाके परफॉर्म करते हैं, तो वो परफॉर्मेंस कुछ आज हमारे शो का हिस्सा होंगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा, बिकॉज एक और हमारी टॉप स्टोरी है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट एक्चुअली। आपको जल्दी से बता दें कि नए पाकिस्तान में खवातीन के लिए साइकिल चलाना भी मुहाल है और पेशावर की रैली मनसूख कर दी गई है। सूबाई दारुल हुकूमत में हफ्ते के रोज होने वाली खवातीन और ख्वाजा सराओं की पहली साइकिल रैली, अव्वल तो ये दोनों के साथ क्यों है मुझे इस बात की समझ नहीं आई, बट एनीवे, इसको मजहबी ग्रुप के एहतजाज के बाद मुंतजमीन ने, ऑर्गेनाइजर्स ने खुद ही मनसूख कर दिया। पेशावर की जिला इंतजामिया ने 11 जनवरी को हयाताबाद टाउनशिप में रैली के इनेकाद की इजाज़त दी थी, ताहम चंद मजहबी ग्रुप्स की जानिब से इस इवेंट को माशरे में फहाशी का फरोग करार दिया गया। I cannot read after this because this is so against anything that we say कि मेरा दिल ही नहीं जा रहा, मैं आगे बताऊं। और जुमे को पेशावर प्रेस क्लब और हयाताबाद टाउनशिप के करीब एहतजाज भी किया गया था। इससे पहले एहतजाज करने वाले उलमा ने हयाताबाद के ASP नाजुमुल हसन से मुलाकात भी की थी। अच्छा, काफ़ी सीरियसली लिया है मामला और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुंतज़मीन का कहना है कि इस इक़दाम के पीछे कोई और मकसद नहीं था। इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए 30 लोगों ने खुद रब्ता किया, रजिस्टर किया। हमने वक्ती तौर पर इवेंट को मनसूख करने का फैसला किया है, तहम बाद में सूरत हाल का जायजा लेंगे करेंगे कि किस नई तारीख को। बट साइकिल चलाने में कौन सी उरियानी और फहाशी फैल रही है, ये बात थोड़ी समझ से बालातर है। इस रैली की मुंतज़िम ज़रताशिया जमाल हमारे साथ मौजूद है, ज़रा उनसे जानते हैं कि एक्चुअली मामला हुआ क्या। ज़रताशिया जमाल, आपका एक तो नाम भी बड़ा खूबसूरत है। ज़रताशिया, बताएं कि आपकी तंजीम पेशावर में जो ख़वातीन की साइकिलिंग रैली निकालना चाहती थी, इसका मकसद क्या था, पहले तो ये समझा दें। हमारे पाकिस्तान में ही ऐसे जगह हैं जहाँ पे बच्चियाँ साइकिल्स के ऊपर स्कूल जाती हैं, बाइक्स इस्तेमाल करती हैं, तो क्यों ना खैबर पख्तूनख्वा की बच्चियों को ये मौका दिया जाए कि वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सकें। दूसरी तरफ BRT में ट्रैक बन रहा है, साइकिल ट्रैक बन रहा है, जिसके ऊपर लड़के और मर्द हजरात तो चला सकेंगे, लेकिन ख़वातीन को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। तो हमने BRT के उसको कॉन्सेप्ट को भी सामने रखते हुए ये बात की थी कि अगर ख़वातीन और बच्चियों को ये मौका दिया जाए तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं, वहाँ पे बच्चियों को फेस करने पड़ते हैं, हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, तो उस चीज़ के लिए हमने कोशिश की कि ख़वातीन को। अच्छा ज़रताशिया, बता दीजिए कि आपके हालात कैसे हो गए एकदम से कि होता हुआ इवेंट आपने कैंसिल करना पड़ गया? हालात ठीक नहीं थे, आपको कोई मैसेज या थ्रेट कॉल्स वगैरह आई थी? कैंसिल करने के अलावा कोई वे आउट नहीं निकालने की कोशिश की आप लोगों ने? पुलिस से रब्ता किया? जब हमने ये प्लान किया था डिपार्टमेंट से, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के दफ्तरों से जब हमने बात की तो उनकी तरफ से हमें NOC मिल गया था। और हमारे 2-3 ऑर्गेनाइजेशन जो हम कंबाइन काम कर रहे थे, पाक डेवलपमेंट मिशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका ये था कि हम इसको बिफोर टाइम कोई इन्फॉर्मेशन मीडिया में नहीं देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन, जो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी ज़मुंग जवंदून, उसकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन लीक आउट हुई और मीडिया में गई, जिसके ऊपर रिपरकशंस हुए और कुछ लोकल जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उनको इस चीज़ में लगा कि ये गैर इस्लामी फेल है या गैर इस्लामी इवेंट है जिसको नहीं चलना चाहिए, तो उनकी तरफ से थोड़ा सा हमें रेजिस्टेंस शो करना मिला नज़र आया। तो डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट और पुलिस की तरफ से हमें ये इन्फॉर्मेशन आई कि काइंडली इसको पोस्टपोन कर दिया जाए और अभी ना किया जाए जब तक हमें ये मसला हल ना हो जाए, तो हमने इसको पोस्टपोन कर। अच्छा ज़रताशिया, बाकी सब कुछ तो हमने सुन लिया और आपने बता भी दिया, लेकिन ये बताएं कि आप लोगों की मजबूरी तो अपनी जगह,
लेकिन एक चीज़ तो सामने आ गई है कि पेशावर जैसे शहर में भी ऐसे हालात नहीं कि ख़वातीन के साइकिल चलाने जैसी बिल्कुल ही हार्मलेस किस्म की एक्टिविटी जो है वो हो सके। तो ये तो बहुत ही बुरी बात होगी। आप इत्तेफाक करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता? जी नहीं, ऐसे इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तब्दीलियाँ आई हैं, ऐसे मौके फ़राहम की गई हैं जिनमें ख़वातीन और लड़कियाँ ख़ुद बज़ाते ख़ुद शामिल होती हैं और बज़ाते ख़ुद उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इवन इस रैली में हमारे पास पॉलिटिकल जो लीडर्स थे, जो हमारे MPAs थे, वो ख़ुद पार्टिसिपेट करना चाह रही थी। तब्दीली आई हुई है, लेकिन हाँ उसको थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लेवल पे लेकर जाना, ये छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने के बाद ही मुमकिन है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कॉन्सेप्ट चेंज होंगे, जैसे बाकी सूबों में कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं, हो चुके हैं, हमारे भी पख्तूनख्वा में भी एक्सेप्टेंस लेवल आ जाएगा। राइट ज़रताशिया, फिर ये भी बता दें कि बिल्कुल फाइनली प्लान है अब आपका कि क्या इरादे क्या रखते हैं आप? तो ये तो इवेंट आपका कैंसिल हो गया है, क्या दोबारा इस तरह की रैली पेशावर में निकालेंगी आप, या फिर ऐसा हो सकता है वुड यू वेंचर आउट अगेन? इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम ऐसा ही है कि हम ये तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो इस मामले में इन्वॉल्व थे और रिलीजियस स्कॉलर्स को उनका कंसेंट लेके उनसे बातचीत करके दोबारा हम इस इवेंट को करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसके ऊपर काम शुरू। बहुत शुक्रिया आपका ज़रताशिया। बट यस, वी आर लिविंग इन 2019 और अब भी हमारे मुल्क में ख़वातीन के साइकिल चलाने पे एहतजाज हो सकता है। आपको याद है ट्विटर पे अभी रिसेंटली एक फॉरेन जर्नलिस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा बताती हैं कि कितनी बेहतरियाँ आ रही हैं और ऑब्वियसली अच्छी चीज़ें भी बताती होंगी, लेकिन साइकिल करती नज़र आई पेशावर में। और फिर उन्होंने बहुत सा लिखा कि देखें ये फ्रीडम कि मैं साइकिल चला रही हूँ। मतलब कुछ 100 सिक्योरिटी कार्ड्स उनके इर्द गिर्द थी। ऑफ कोर्स आई एम एग्जैजरेटिंग, 100 तो नहीं होंगी, लेकिन प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ वो वाहिद खातून साइकिल चलाती जा रही थी। यहाँ एक रैली निकाल रहे हैं, मतलब 50 बच्चियाँ होंगी बीच में और ख़वातीन जो साइकिल चलाएंगी, लेकिन नहीं, वेरी वेरी डेंजरस फॉर द सिटी, नहीं करने देंगे। उरियानी एंड फारसी का फ़रोग क्या है इसमें, ये आप खुद फैसला कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ जाएंगे और आई टू आई तो आपने सुना ही है, लेकिन अब कुछ सोल टू सोल की बात मैंने नहीं करनी, नहीं सोल टू सोल की बात करेंगे। पाकिस्तान की मिट्टी की कशिश भी क्या खूब है। डॉक्टर रूथ वाह हो या रिटायर्ड मेजर जॉफ्री डगलस जो यहाँ आए और यहाँ के होके रह गए, ऐसा ही एक ऑस्ट्रेलियन नौजवान है जिनसे हमें मिलवा रही हैं उनीबा ज़मीर शाह, जो पहली बार तो यहाँ बैनुल अक़वामी रज़ाकाराना प्रोग्राम वॉलंटियर वर्क के तहत ज़रूरतमंद बच्चों में इल्म बांटने के लिए आया। लेकिन क्या हुआ फिर हुमा? लेकिन फिर कराची के गलियों ने जैसे कि कदम ही उनके पकड़ लिए और वो उन बच्चों से मिलने आते ही रहे, फिर वो छोड़ के जा नहीं सके सही तरह। देखें, दुनिया के दूसरे कोने में बसने वाले मार्टिन चिया के लिए कराची की रेती लाइन की ये गलियां नई नहीं। और ना ही यहाँ के लोग अजनबी हैं। मार्टिन ऑस्ट्रेलिया से 2014 में कराची पहली बार बैनुल-अक़वामी रज़ाकाराना प्रोग्राम का हिस्सा बनकर आए। पेशे के एतबार से चार्टर्ड अकाउंटेंट मार्टिन अब यहाँ तकरीबन हर साल ही आते हैं और 2 माह की छुट्टियाँ रेती लाइन की बस्ती में गुजारते हैं। तहजीब अलग, सकाफत अलग, माशरा जुदा, लेकिन दिल के रिश्ते कहीं भी किसी भी वक्त बन सकते हैं। और मार्टिन का तो इस बस्ती से रिश्ता जैसे कुछ मुनफरिद सा ही है, यूँ कहें कि रूह से रूह का रिश्ता है। रेती के इर्द गिर्द की बस्तियों से बच्चे इल्म के सुनहरे मोती चुनने गैर सरकारी तंजीम के तहत चलने वाले स्कूल आते हैं। और मार्टिन 2 माह के दौरान अपने वक्त के साथ मालूमात और तजुर्बात इनमें कामयाबी से मुंतकिल करता है। No attraction, क्योंकि same number, same proton, same electrons, ठीक है? I always want to learn, and I love when they ask me many questions. बहुत सवाल. That makes me very happy, and that's why I keep coming back. They want to learn, I'm happy to teach. हम बहुत खुश हैं। बच्चे भी मार्टिन से बहुत लगाव रखते हैं।
उन्हें उर्दू नहीं आती फिर भी वो उर्दू में एक्सप्लेन करते हैं, हमें समझ नहीं आती जैसे इंग्लिश में, तो फिर भी वो उर्दू में हमें कोशिश करके फिर बताते हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और गुस्सा भी नहीं करते हैं, बहुत प्यार से फन पढ़ते हैं। Your chemistry copy. आपके पास chemistry copy है? Yes, sir. Then opposite charge and opposite charge a trap. Remember magnet, opposite, north and south, a trap. मार्टिन फलाही स्कूल के इस छोटे से कमरे में बिना किसी सहूलत के 2 माह नेकियां बांटते खामोशी से गुजार देता है। जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर वॉलंटियर करने के लिए आए, वो इतने ज़्यादा अटैच हो गए। जब वो जा रहे थे तो बहुत रो रहे थे। इतने सिंपल इंसान है कि कहीं भी किसी सादा पानी पियेंगे, साथ ज़मीन पे फ्लोर पे बैठ जाएंगे, कुछ भी खा लेंगे, पाकिस्तानी कुछ भी खाना दे दो, मिर्ची वाला हो, सादा हो, जो भी चाय पी लेंगे, कुछ भी खा लेंगे। बिल्कुल सिंपल इंसान है। मुझे एक माश की दाल चाहिए और एक अदरक कवा। कभी आपने सोचा कि कुछ लेने से ज़्यादा खुशी किसी को कुछ देने में होती है? अपना फ़ायदा सोचने से पहले किसी और का फ़ायदा सोचना क़ल्बी सुकून का बायस बनता है। मार्टिन को यही खुशी रेती लाइन में शऊर और आगाही की रोशनी फैलाने में मिल रही है। कैमरामैन फरहान इलियास के साथ उनीबा ज़मीर शाह, जो न्यूज़, कराची। भाई ये लोग गिफ्टेड होते हैं, ये चोजन वंस होते हैं, ये ऐसे नहीं हो सकते। और क्या इनके दिल में दर्द होता है कि एक दफ़ा आके देख लें और पता है कि ज़रूरत है तो आते रहेंगे। सो कमेंडेबल। अच्छा, बचपन में वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स जो मुझे लगती थी या जो चीज़ें बहुत फैसिनेट करती थी वो पपेट्स हुआ करते थे और पुतली तमाशे हुआ करते थे। अब आजकल के बच्चों को तो बहुत कम मौके मिल रहे हैं पुतली तमाशे देखने के, लेकिन हमारे पास फिर भी थोड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी। रफ़ी पीर वालों ने बहुत काम किया इस सिलसिले में, लेकिन कराची में थेस्पियंस थिएटर वाले ज़बरदस्त खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए। क्या है ये सिलसिला, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। और अगर आपने पहले नहीं देखा हुआ, स्पेशली यंग जो लोग देख रहे हैं, तो हमारा शो देख रहे हैं, आपको हमने वादा किया हुआ है हमारे शो पे आपको सब कुछ मिलेगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू शो यू अ पपेट शो, है ना? हाँ। ओके जी, वी नीड टू मूव ऑन। और एक तो हर अच्छी चीज़ और फिर परेशानी और फिर अच्छा परेशानी, सब कुछ हाथ से हैंड इन हैंड चलता रहता है। तो आपको बताना है कि अभी क्या हो रहा है। साल 2019 जो अभी स्टार्ट हुआ है कुछ हफ्ते के पहले ही हफ्तों में पाकिस्तान से पोलियो के 2 और केसेस निकल आए हैं। हाउ सैड इज़ दैट, और जिसकी हम बहुत ही बात करते हैं कि दैट नीड्स टू, दुनिया में ख़त्म हो चुका है। 2-4 मुल्क रह गए हैं जिसमें पाकिस्तान भी है। इस मर्ज के मुकम्मल खात्मे के लिए अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आपको बताएं कि कबायली ज़िला बाजोड़ में 2 पोलियो केसेस की तस्दीक हो गई है। और आप बताएं। कौमी इदारा बराए सेहत ने 36 माह के अब्दुर्रहमान और 78 माह की नबीला में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी है। ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि दोनों बच्चों को 7 दफ़ा पोलियो के खतरे पिलवाए गए हैं। नॉट 1 2 3 टाइम्स, 7 दफ़ा, 7 टाइम्स। मगर फिर भी दोनों की एक टांग थोड़ी मुतासिर हुई है। हर नया पोलियो केस इस बात का सबूत है कि इंसदाद पोलियो मुहिम के मयार में कोई कमी है जिसे बेहतर करने की ज़रूरत है। कबायली अजला में 3 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम आज से 23 जनवरी तक जारी रहेगी। तहम ये ज़रूरी है कि हर बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर करने के साथ साथ पोलियो वायरस की तरसील को भी रोका जाए। कबायली अजला में गुज़श्ता साल पोलियो के 3 केसेस बाजोड़ से ही सामने आए थे, जबकि ज़िला खैबर से एक पोलियो केस सामने आया था। अच्छा, इसी पे हमने बात करनी है। बहुत सवाल उठते हैं कि जब ये मुहिम इतना जोरों शोर से सालों से चल रहा है, फिर भी हर साल केसेस, और इन बच्चों ने अगर 7 दफ़ा कतरे पिए हैं तो क्यों? क्योंकि आपको पता है एक दफ़ा ये भी बात उठी थी, अब इसकी तस्दीक हुई नहीं हुई, कि शायद कतरे भी ठीक है नहीं है। जिन्होंने 7 बार पिए हों उनमें तो ये नहीं होना चाहिए। एनीवे, इस पे हम ज़रा बात करते हैं। वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए इंसदाद पोलियो बाबर बिन अता हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बाबर साहब, बाजोड़ से पोलियो के 2 मज़ीद केसेस सामने आ गए हैं जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा है? इस इलाके से पोलियो वायरस का खात्मा क्यों नहीं हो सका, जबकि इन बच्चों ने तो पोलियो के कतरे पिए भी हैं? ये समझिए कि जी ये बाजोड़ का वो इलाका है जो अफ़गानिस्तान के करीब है, इसे सालार ज़ई कहते हैं। वहाँ पे जो है वो बांडा, उस छोटे से गांव का नाम है जिसके अंदर, इस छोटे गांव के अंदर ये पोलियो केसेस सामने आ रहे हैं। कुछ ही अर्सा कबल जी यहाँ पे एक बच्चे की तशख़ीस हुई थी जिसको वालिद जो है वो पोलियो टीमों से छुपाया करते थे और इनकार किया करते थे, जिसकी वजह से जो है वो उस बच्चे को पोलियो हो गया। उसके बाद जी पता चला कि अब जो अगले 2 पोलियो केसेस आए हैं ये भी उसी घर से 3-4 घर छोड़ के उसी बांडा गाँव के अंदर आए हैं।
यानी और अब जो पहला बच्चा है उसको तो कभी ज़िंदगी में पोलियो की खुराक नहीं मिली। ये दूसरे बच्चे जो हैं इनको इक्का दुक्का खुराकें मिलती रही हैं पोलियो की, लेकिन इसके अलावा जो पैदाइश के वक्त ज़रूरी टीका जात का कोर्स होता है, जो आप अपने हाथ पे निशान देखें, इधर एक निशान होगा, ये टीका जात का कोर्स ये दो जो नए बच्चे हैं इनको नहीं मिला हुआ। तो बात उसी अमर की तरफ निशानदेही करती है कि जहाँ पर भी दवाई जो कि पोलियो वैक्सीन है वो पहुँचेगी वहाँ पर वायरस नहीं होगा। ये बताइएगा बाबर बिन तता, आप कह रहे हैं कि इक्का दुक्का दफ़ा इन्हें खुराक मिली हुई है। पोलियो के केसेस बलूचिस्तान और कबायली इलाकों से ही ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, हमने यही देखा है। क्या अब इसकी ज़रूरत नहीं है कि ख़ास तौर पर इन इलाकों को फोकस करके मखसूस मुहिम चलाई जाए, या चल रहा है ऐसा सिलसिला? जो बलूचिस्तान में 3 पोलियो केस आए थे 2018 के शुरू में, यानी गुज़श्ता साल के बिल्कुल आगाज़ में, उन तीनों पोलियो केसेस का ताल्लुक जो है वो कराची में मौजूद वायरस से था। यानी ये जो है ये रवाबित के ज़रिए होता है, लोग को सफ़र के ज़रिए होता है, वहाँ से वायरस गया था। एक बड़े आदमी ने, बड़े उम्र के शख्स ने वायरस ले जाके, और वहाँ पर भी जो दुक्की बलूचिस्तान में वहीं पे एग्जैक्ट यही सिनारियो था जो बाजावड़ में है। अब बाजावड़ में जो पोलियो केस आया है जी, उसका ताल्लुक अभी कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन मेरा जो ज़ाती तजर्बा है वो यही कहता है कि जो पेशावर में पोलियो वायरस गर्दिश करता है, जो कभी अफगानिस्तान में नज़र आता है, कभी अफगानिस्तान का वायरस पेशावर में नज़र आता है, ये यही वायरस है जो एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि किसी जगह पे पोलियो केस आ जाना वो इस अमर की तरफ निशानदही करता है कि वायरस मौजूद है, लेकिन वायरस आया कहाँ से है। वायरस को के लिए ज़रूरी है कि हम उन इलाकों को टारगेट करें, यानी कराची को टारगेट करें, कोयटा को टारगेट करें और पेशावर शहर को टारगेट करें। बहुत शुक्रिया बाबर बिन अता, बट आई गेस मोर नीड्स टू बी डन उस वक्त कहा जाएगा जब तक पाकिस्तान से पोलियो का एक्चुअली खात्मा नहीं हो एक्चुअली ये वो चीज़ें होती हैं जिसमें हमको डू मोर अपने आप को ही कह देना चाहिए, बिकॉज अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन। अच्छा, आप डू मोर की बात कर ही रही हैं तो फिर अमेरिका से जुड़ी सॉर्ट ऑफ एक खबर है। पाकिस्तान का दौरा करने वाले अमेरिकी सेनेटर हैं लिंडसे ग्रैम। इन्होंने कहा है कि इन्होंने, पता है आपको क्या कहा है? बड़ी अच्छी तरह इन्होंने कहा है कि इमरान खान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ज़रूरी है। क्यों, अभी हमारे ज़हन में भी आता है, वैसे चले ना, अच्छी बात है, मुलाकात तो होनी चाहिए, लेकिन इनकी रीजनिंग थोड़ी मुख्तलिफ है। कहते हैं क्योंकि दोनों की एक जैसी शख्सियत है, दोनों एक जैसी शख्सियत के मालिक हैं और दोनों में खूब निभेगी। थोड़ी सी आईब्रोज रेज हो रही हैं। नहीं, मैंने तो मोमेंट ऑफ साइलेंस दिया है। अच्छा, आपने दिया है? जी जी बिल्कुल, कि इनको कैसे ये लगा, बट एनीवे आपको पूरी खबर बता देते हैं कि सेनेटर लिंडसे ग्रैम ने ये बातें वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातों के बाद की हैं। सेनेटर लिंडसे ग्रैम का कहना था कि इमरान खान तब्दीली की वो अलामत है जिसकी अमरीका को तलाश थी, और इससे पहले अमरीकी कॉमेडियन ट्रेवर नोआ के टीवी शो में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को पाकिस्तान का ट्रंप कहने पर सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई थी। आप लोगों को ये बात याद होगी, हमने शायद इधर जिक्र भी किया था। आपको बताएं कि अमरीकी कॉमेडियन ने दोनों शख्सियात में मुमासलत के बारे में कहा था। जब सदर ट्रंप पिज़्ज़ा के इश्तिहार में दिखाई दे रहे थे तो उस वक्त इमरान खान पेप्सी कोला का इश्तिहार कर रहे थे। बड़ी पुरानी बात एक्चुअली हम आपको बता रहे हैं। ट्रेवर नोआ के मुताबिक इमरान खान और सदर ट्रंप की निजी जिंदगी में भी बहुत ज़्यादा मुताबिकत पाई जाती है। ट्रंप ने 3 शादियां की तो इमरान खान के खाते में भी तकरीबन इतनी ही हैं। दोनों शख्सियात की इंतखाबी मुहिम के बारे में कहा गया कि इंतखाबात से पहले ट्रंप पर भी जिनसी हिरासगी के इल्ज़ामात लगे, लेकिन वो मुंतखब हुए। और कुछ ऐसी ही बातें इमरान खान साहब के साथ भी हुई, लेकिन वो वज़ीर आज़म बने। ये भी कहा गया कि दोनों सियासी शख्सियात एक ही वक्त में 2 मुतज़ाद बातें कहने में भी मशहूर हैं। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए अमरीकी सेनेटर ने इतवार को इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि सदर ट्रंप और इमरान खान की मुलाकात ज़रूरी है। मैं सदर ट्रंप पर जोर डालूंगा कि वो जल्द अज जल्द इमरान खान से मिले ताकि अफगानिस्तान की जंग का हल तलाश किया जा सके। ये सारी बातें तो एक तरफ, लेकिन मुझे जो है ना कुछ मुनासिब नहीं लगा। भाई हमारे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की क्या ग्रेस है, और ट्रंप से उन्हें मतलब मिलाना ज्यादती नहीं है? वैसे मुझे तो ज्यादती ही लग रही है। मतलब खान साहब को वी होल्ड खान साहब इन हाई एस्टीम, और ट्रंप के बारे में तो हमारे भी तासुरात सारों को पता ही हैं, और फिर बाकी दुनिया के क्या तासुरात हैं वो भी पता है। खान साहब बड़े सीरियस इश्यूज़ पे बात करते हैं, बड़ी सीरियसली, और ट्रंप जो है वो बड़ी फ्रिवलेसली बहुत सी चीज़ों को बात कर लेते हैं। आपको पता ही है, माइग्रेशन, इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजीज पे उनकी क्लोज फ्रेंड कह लें आप, लेकिन बड़े क्लोज हैं अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्रैम। सदर ट्रंप के तो वो कहते हैं कि दोनों की एक जैसी शख्सियत है। हमसे माना नहीं जा रहा, सॉरी। चाहे वो जो भी कह दें, तो हमने डिसाइड कर लिया हम नहीं मानेंगे। कहाँ हमारे खान साहब और कहाँ ट्रंप। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। अब सऊदी अरब में आपको बताएं कुछ अरसे से काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। बहुत से लोग जो वहाँ रहते हैं, और अब
आते हैं ना, तो मैं तो उनको लेके बैठ जाता हूँ इंटरव्यू। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं सऊदीया चली जाऊं, पहले इंटरव्यू के लिए बैठ जाता हूँ। मैं कहता हूँ फिर वो जो मोरल पुलिस होती थी उसका क्या, आपको पता है? हाँ, मुतव्वे जो होते थे वो अब है, उन्होंने कहा बहुत कम हो गए हैं। मक्का मदीना में आपको मिलेंगे लेकिन बाकी शहरों में बिल्कुल भी नहीं आपको मिलेंगे। एक ज़माने में रियाद में होते थे लेकिन सुना है अब रियाद भी काफी रिलैक्स हो गया है। खैर, वहाँ की हुकूमत अपनी कई पॉलिसियों में नरमी ला रही है। ये हमने आपको बताया अभी तक पहले। सिनेमा हॉल्स का खुलना, खवातीन को ड्राइविंग की इजाजत मिलना, इस तब्दीली की बड़ी मिसालें हैं। आपको ये भी बताएं कि सऊदी अरब ने अब अपने सकाफती विरसे को दुनिया के सामने लाने के लिए सऊदी म्यूजिक फेस्टिवल का भी आगाज कर दिया है। विंटर एट टेंटोरा नामी इस म्यूजिक फेस्टिवल में अरब खित्ते की सकाफत, तारीख, म्यूजिक को उजागर किया जाएगा। और इस फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेंगे जी? मेजबानी कौन करेंगे ये तो फेस्टिवल में आपको देख के पता लग जाएगा, लेकिन साथ लेबनानी सिंगर हैं एक्चुअली, बड़े कोई मशहूर 9 फरवरी तक ये फेस्टिवल जारी रहेगा। फेस्टिवल में लेबनानी सिंगर, फ्रांसीसी क्लासिकल वायलिनिस्ट और दुनिया भर से फनकार शिरकत करेंगे। द साइट लुक्स अमेजिंग एक्चुअली जहां पर ये फेस्टिवल होने जा रहा है। सो वी आर ऑल इनफैक्ट ऑल साउदीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जहां पर ये पाबंदियां हट रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है, वहीं बहुत सी पाकिस्तानी फैमिलीज जो कि बरसा बरस नस्ल दर नस्ल सऊदी अरेबिया में आबाद थी, अब दे हैव स्टार्टेड मूविंग बैक। अच्छा, उनके लिए कुछ टैक्सेस एंड अदर थिंग्स, सो कुछ मुश्किलात बढ़ रही हैं। सो अ लॉट ऑफ फैमिलीज आर मूविंग बैक। कुछ लोगों से मैं मिला, कुछ नौजवानों से मिला हुमा जिनको उर्दू नहीं आती थी, बिकॉज़ दे आर अब्दुल्ला की तो कहानियां खत्म ही नहीं होनी। छोड़ दें, हमने आपको कुछ और दिखाना है अब्दुल्ला बस। अच्छा जी, आपको बताना ये और दिखाना है एक्चुअली कि बरतानवी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में पैदा होने वाले बरतानवी बच्चों को पासपोर्ट मिलने में 6 माह से 1 साल तक का अरसा लग जाता है। और दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में पैदा होने वाले बरतानवी बच्चे 8-10 दिनों में ही पासपोर्ट के हामिल हो जाते हैं। बरतानिया की पाकिस्तानी कम्युनिटी इसे इम्तियाजी रवैया करार देती है। एब्सोल्युटली है भी। मुर्तज़ा अली शाह की ये रिपोर्ट है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। बरतानवी हुकूमत ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाले ब्रिटिश नेशनल वालिदैन के बच्चों को वीज़े के हुसूल के लिए 6 माह से ज़ायद, जबकि इसी कैटेगरी में अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन वालिदैन के बच्चों को सिर्फ 1 हफ्ते में ब्रिटिश वीज़ा मिलता है। बरतानवी इमिग्रेशन कवानीन के माहिर मोहम्मद अमजद ने जियो न्यूज़ के साथ मिलकर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट रिक्वेस्ट फाइल की। पाकिस्तान में जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें अंदाज़न 96 से 125 वर्किंग डेज़ की डिले का सामना करना पड़ता है, और ये एवरेज टाइम है और आम तौर पे इससे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। इसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं है और इससे यही ज़ाहिर होता है कि किसी किस्म का इम्तियाज़ किया जा रहा है और या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है ब्रिटिश पाकिस्तानी बच्चों के ख़िलाफ़ हो रही है। पाकिस्तानी विजिट वीज़ा एप्लीकेंट्स को 96% रिफ्यूज़ल रेट है और मेन इशू जो केसेस में होता है कि आपका इरादा है वापस जाना या नहीं, उसको वो किसी केस में मान ही नहीं रहे। इमिग्रेशन कवानीन को इंतहाई सख्त कर दिया गया है और यूँ लगता है कि इस सख्ती का सबसे बड़ा इतलाक पाकिस्तानियों पर हो रहा है। कोई भी जो सियासी पार्टी है वो ये नहीं कह रही कि कवानीन को जो है वो नरम किया जाए। जो भी हैं वो यही इस पे उन्हें दौड़ लगाई हुई है कि हम दूसरे से ज़्यादा सख्त होंगे। इन पिछले चंद सालों में फ़ीस में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है कि वो फ़ीसें आम लोगों की। That is it। वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं लगा। अभी तो बहुत सी बातें रह गई थी अंदर ही, आधी यहाँ अटकी हुई हैं। मुझे पता, ख़त्म ही नहीं कर रहे। कुछ बोलना तो नहीं है। बस अल्लाह हाफ़िज़ करें और सी यू टुमारो।